ज्योतिष दीप चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से आप ज्योतिष का ज्ञान उत्तरोत्तर लेते जा रहे हैं। इससे पूर्व एपिसोड में विवाह क्या होता है और विवाह की परिभाषा तथा विवाह के प्रकार पर प्रकाश डाला था। आज हम आपको विवाह के लिए सबसे पहले कुंडली मिलान किया जाता है और वह कुंडली मिलान किस प्रकार से किया जाना चाहिए, एक दक्ष ज्योतिषी के द्वारा किस प्रकार से कुंडली का मिलान किया जाना चाहिए, वो बहुत ही अति आवश्यक है, बहुत ही गंभीर है। आजकल आप देखते हैं कि सामान्य रूप से कुछ विप्रगण पंचांग में से केवल गुणों का मिलान करके और कुंडली मिलान बोल देते हैं, जो अपने में असंगत अपूर्ण है। आइए आज मैं आपको कुंडली मिलान किस प्रकार से किया जाता है उसका शास्त्रोक्त तर्क सहित विवेचन बतलाने जा रहा हूं। इससे पूर्व आप ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करते हुए विशेष रूप से कुंडली मिलान पर ध्यान दें। कुंडली मिलान के लिए हम सबसे पहले जो एक आम प्रथा चल रही है, गुण मिलान, जिसकी सारणी प्रत्येक पंचांग में दी हुई होती है। जातक वर वधू के दोनों के नक्षत्र और चरण देख करके हम कुंडली मिलान के लिए सबसे पहले गुण मिलान कर देते हैं। ये गुण वर वधू के 36 गुण होते हैं। यदि 36 गुण में से 18 गुण मिलते हैं तो कुंडली मिलान को औचित्यपूर्ण माना जाता है। यदि 18 गुण से कम गुण मिलते हैं तो वो कुंडली मिलान उपयुक्त नहीं है। प्राय ऐसा भी देखा गया है कि कुंडली मिलान के गुणों के मिलान के समय गुण मिल रहे हैं 30, लेकिन जब हम आयु की दृष्टि से वर वधू के ऊपर विचार करते हैं तो एक की आयु दीर्घ और एक की आयु अल्प, ऐसा कुंडली मिलान करना बिल्कुल असंगत है। इन्हीं तथ्यों पर आज मैं ये वर वधू की 2 कुंडली हैं, इनके ऊपर प्रकाश डाल रहा हूं। आप ध्यान से देखें। पहला बिंदु मैंने कहा गुण मिलान, दूसरा बिंदु है वर वधू की कुंडली में विवाह योग। एक की कुंडली में विवाह योग है और एक की कुंडली में विवाह योग नहीं चल रहा है और हम कुंडली मिलान कर रहे हैं तो वह विवाह नहीं होगा। तीसरा बिंदु है वर वधू की दशा। यदि दोनों कुंडलियों के मिलान से दोनों वर वधू की एक ही दिशा निकलती है तो वो औचित्यपूर्ण है, शास्त्र सम्मत है। यदि एक की दिशा पूर्व है, दूसरी की दिशा पश्चिम है तो वो शास्त्रोक्त उपयुक्त नहीं है, उसमें विवाह होने की संभावना नहीं है। नेक्स्ट बिंदु है वर वधू दोनों की आपस में परस्पर विचारधारा। दोनों की विचारधारा मिलेगी या नहीं मिलेगी। दोनों के यदि सप्तमेश मित्र हैं तो विचारधारा मिलेगी और यदि दोनों के सप्तमेश यदि शत्रु हैं, नीच के हैं, तो विचारधारा नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से आगे विचारधारा से भी महत्वपूर्ण है आयु।
जो जेमिनी की दृष्टि से हम निकालते हैं, ये जेमिनी ऋषि ने लग्न और अष्टमेश 4 प्रकार से आयु का वर्णन किया है। लग्न और अष्टमेश, यदि लग्नेश और अष्टमेश दोनों ही चर राशि में हैं तो दीर्घ आयु होगी। लग्नेश और अष्टमेश यदि एक चर राशि में है, दूसरा स्थिर राशि में है तो मध्यम आयु होगी। लग्नेश और अष्टमेश एक चर राशि में है, दूसरा द्विस्वभाव राशि में तो अल्पायु होगी। अल्पायु 35-36 वर्ष की आयु मानी जाती है। 60-65 वर्ष की आयु मध्यम और 80-85 वर्ष की आयु दीर्घ आयु मानी जाती है। और 90 वर्ष से जो आयु होती है वो परम दीर्घ आयु कहलाती है। तो आयु की दृष्टि से विचार करते हैं। आयु के बाद में शय्या सुख, यदि हम कुंडली मिलान कर रहे हैं और वर वधू के शय्या सुख का अभाव है, किसी भी कारणवश यदि वर बंगलौर में से सर्विस करता है, वधू जो है गुड़गांव में सर्विस करती है, तो दोनों साथ साथ नहीं रह सकेंगे। कारण नौकरी, वो शय्या सुख पूर्ण प्राप्त नहीं होगा। इस शय्या सुख से भी महत्वपूर्ण है संतान। वंश की वृद्धि के लिए विवाह किया जाता है। यदि दोनों के पंचमेश पापाक्रांत हैं, पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण से पापाक्रांत हैं, उनके संतान नहीं होती है। संतान के अनेक और भी योग हैं जिनका हम विश्लेषण संतान के विषय में जब विचार पूरा करेंगे तब बतलाएंगे। संतान से भी महत्वपूर्ण है वधू और सास की विचारधारा। जैसा कहा जाता है, देखते हैं कि टीवी पर सीरियल के माध्यम से सास बहू का क्या राजनीतिक दृश्य दिखाए जाते हैं, दोनों की विचारधाराओं का क्या प्रदर्शन किया जाता है, वो आप स्वयं ही देखें और देखते हैं। इस के बाद में सासू के बाद वधू और ससुर की विचारधारा, और इसके बाद में वधू और देवर देवरानी की विचारधारा तथा वधू और ननद की विचारधारा पर हम विचार करते हैं। जब इन 11 बिंदुओं को हम मिलान किसी भी कुंडली में करते हैं तो वह कुंडली वास्तव में कुंडली मिलान कहलाता है, और वर वधू जीवन पर्यंत बड़ा सुख में जीवन व्यतीत करते हैं। यदि हम केवल गुणों के आधार पर ही कुंडली मिलान करके छोड़ दें तो अनेक उसके अंदर कमियां रह जाती हैं जो उनके दाम्पत्य जीवन को बिगाड़ते हैं। आइए अब 2 कुंडली आपको मैं विश्लेषण कर रहा हूं। एक कुंडली कन्या लगन की है, दूसरी वधू की कुंडली मीन लगन की है। कन्या लगन वर जो है आर्मी में मेजर हैं, स्मार्ट हैं, चुस्त हैं, हष्ट पुष्ट हैं। वधू भी पढ़ी लिखी, इंटेलिजेंट और बहुत ही एक्टिव, अच्छी है, सुंदर है। दोनों की कुंडली मिलान जब हम करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि वर का जो जन्म नक्षत्र है वो अनुराधा है, वधू का जो जन्म नक्षत्र है वो ज्येष्ठा है। दोनों के जब ज्येष्ठा, अनुराधा और ज्येष्ठा का जब गुण मिलान करते हैं तो दोनों के 30 गुण मिलते हैं, निर्दोष, कोई किसी प्रकार का दोष भी नहीं है। गुणों की दृष्टि से एकदम बहुत ही श्रेष्ठ गुण मिलान हो रहा है। लेकिन आगे ये दोनों की शादी जो है अभी इस 13 जून 2020 को निश्चित कर दी गई है, जो 13 जून 2020 को इस कोरोना की लॉकडाउन के पीरियड में भी परिस्थिति में शादी निश्चित होनी है, पूर्ण रूप से व्यवस्था हो चुकी है।
शादी के योग जब हम देखते हैं कि वर के सप्तमेश और वधू के लग्नेश गुरु की दशा, वर का सप्तमेश मीन राशि जिसका ग्रह स्वामी गुरु है, गुरु की अंतरदशा चल रही है। इसी प्रकार से वधू की लग्न में मीन राशि है, उसकी भी गुरु की अंतरदशा चल रही है। विवाह का योग लग्न लग्नेश और सप्तम सप्तमेश की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में विवाह होता है। पहला सूत्र, लग्न लग्नेश सप्तम सप्तमेश की दशा अंतरदशा में विवाह होता है। दूसरा सूत्र, यदि लग्न लग्नेश सप्तम सप्तमेश पर शुक्र अथवा गुरु गोचर में संचरण करते हैं, ट्रांजिट करते हैं, तो उनके कार्यकाल में विवाह होता है। तीसरा सूत्र, लग्न लग्नेश सप्तम सप्तमेश, लग्न लग्नेश सप्तम सप्तमेश पर गोचर में शनि और गुरु लग्न लग्नेश सप्तम सप्तमेश पे से दोनों ग्रह संचरण करें अथवा दोनों ही एक साथ देखें तो निश्चित रूप से विवाह होता है। इन दोनों कुंडली में आप देखते हैं कि इस समय मकर राशि में गुरु और शनि चल रहे हैं। गुरु और शनि मकर राशि में चल रहे हैं। वर की मकर राशि से शनि सप्तम भाव को देख रहा है और गुरु जो है लगन को देख रहा है, इसलिए दोनों की दशा भी है गुरु की, और लगन और शनि, गुरु और शनि लग्न और सप्तम को देख रहे हैं। इसलिए इस वर्ग के विवाह का योग प्रबल योग शुरू हो रहा है, चल रहा है। इसी प्रकार से मकर राशि से शनि वधू की लगन को देख रहे हैं और गुरु सप्तम भाव को देख रहे हैं। गुरु की अंतरदशा भी चल रही है तथा गुरु और शनि लग्न और सप्तम को पूर्ण रूप से दोनों एक साथ देख रहे हैं, जिससे वधू का भी प्रबल योग चल रहा, शादी का प्रबल योग चल रहा है और शादी निश्चित हो चुकी है, होनी है। इसी प्रकार से जब दोनों के विवाह की दिशा देखते हैं तो शुक्र से सप्तम में जो राशि हो वह राशि उसकी दिशा कहलाती है। वह राशि जो है उसकी विवाह की दिशा कहलाती है। शुक्र से सप्तम वर्ग की, शुक्र से सप्तम मिथुन राशि है जो पश्चिम दिशा को संकेत करती है और इसकी शादी अपने जन्म स्थान से पश्चिम दिशा पर ही निश्चित हुई है। इसके बाद में दोनों की वर वधू की विचारधारा, दोनों के जब सप्तमेश मित्र होते हैं तो अच्छी विचारधारा मिलती है। यदि दोनों के सप्तमेश शत्रु होते हैं तो विचारधारा में 36 का आंकड़ा होता है। यदि दोनों के सप्तमेश सम होते हैं तो सामान्य रूप से उनकी विचारधारा मिलती है। वर का सप्तमेश गुरु है, वधू का सप्तमेश बुध है, दोनों ही मित्र हैं। मित्रता के कारण से दोनों की विचारधारा बहुत अच्छी मिलती है, मिल रही है और मिलती रहेगी। इस विचारधारा के बाद में
इससे जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है आयु। जेमिनी ऋषि ने आयु के विषय में बतलाया है कि हम 4 प्रकार से आयु का निर्धारण करते हैं। वैसे गणना की दृष्टि से अनेक सूत्रों से काफी लंबा चौड़ा विषय है, जिसको हम आयु के समय पर बतलाएंगे। पहला सूत्र है लग्न और लग्नेश और अष्टमेश। यदि लग्नेश और अष्टमेश चर राशि में बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से दीर्घ आयु होगी। लग्नेश और अष्टमेश एक चर राशि में है, दूसरा स्थिर राशि में है, तो उसकी आयु मध्यम होगी। लग्नेश चर राशि में है, अष्टमेश द्विस्वाद राशि में है, तो उनकी आयु अल्प होगी। इसी प्रकार से लग्न और होरा लगन, लगन और होरा लगन से भी इसी प्रकार से देखते हैं। तीसरा सूत्र है क्योंकि शनि आयु का कारक है, इसलिए शनि और चंद्रमा से भी इसी आधार पर देखते हैं कि यदि शनि चर राशि में है और चंद्रमा भी चर राशि में है तो दीर्घ आयु होगी। इसी सिद्धांत के ऊपर दोनों की हम आयु का जब वर्णन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो देखने पर पता लगता है जेमिनी ऋषि के अनुसार इन चारों सूत्रों में से जो बलवान हो उस आयु को ले लेना चाहिए, या चारों सूत्रों से आयु निकाल करके 4 का भाग दे करके जो आयु आए उसको ले लेना चाहिए। हमने दोनों वर वधू की, वर की लग्नेश बुध जो है चर राशि में बैठा हुआ है, अष्टमेश द्विस्वाह राशि में बैठा हुआ है, जिससे आयु अल्प आती है। इसी प्रकार से लग्नेश वधू का, लग्नेश जो है स्थिर राशि में है और अष्टमेश भी स्थिर राशि में है। इस दृष्टि से वधू की भी आयु अल्प आती है। जब हम शनि की दृष्टि से देखते हैं तो वर का शनि द्विस्वाह राशि में बैठा हुआ है और चंद्रमा स्थिर राशि में बैठा हुआ है, जिससे वर की दीर्घ आयु आती है। इसी प्रकार से वधू का शनि स्थिर राशि में बैठा हुआ है और चंद्रमा द्विस्वाह राशि में बैठा हुआ है, जिससे वधू की भी दीर्घ आयु आती है। इस तरह से आयु का विचार किया जाता है। आयु के बाद में सैया सुख। यदि 12th हाउस के दोनों के स्वामी मित्र हैं तो पूर्ण सैया सुख रहेगा। यदि 12th हाउस के दोनों के स्वामी शत्रु हैं, नीच हैं, पापाक्रांत हैं, तो वहां सैया सुख नहीं मिलता है। सैया सुख से महत्वपूर्ण है संतान। 5th हाउस संतान है। यदि 5th हाउस में दोनों के पुरुष प्रधान ग्रह हैं तो उनको संतान का सुख मिलता है, पुरुष संतान का सुख मिलता है। यदि दोनों के स्त्री कारक ग्रह हैं तो पुत्री का सुख मिलता है। यदि इस 5th हाउस में गुरु, सूर्य, शनि इनकी ये स्थित हो अथवा इनकी दृष्टियां हो, गुरु की दृष्टि भी हो, तो संतान का सुख प्राप्त होता है। इन दोनों की कुंडली में पंचमेश, वर का पंचमेश शनि है जो संतान का कारक है। वधू की कुंडली में पंचमेश चंद्रमा है जो संतान का कारक है, तो संतान का सुख प्राप्त होगा। इसके बाद में संतान के सुख से भी महत्वपूर्ण है सासू, वधू और सासू की विचारधारा का मिलना। वर की कुंडली में 4th हाउस माता है
और माता के स्थान पर शुक्र, मंगल, शनि और शुक्र दोनों मित्र हैं और गुरु की शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, जो स्वभाव से तेजपन दिखाते हैं। वधू की कुंडली में लगन से सप्तम भाव पति और पति की सासू 4th हाउस 10th हाउस धनु, जिसमें चंद्रमा बैठा हुआ है, अर्थात इस वधू को सास जो मिलेगी बहुत ही संस्कार युक्त और इसकी विचारधारा अच्छी मिलेगी। तो ऐसे यदि यही सास का स्थान पीड़ितावस्था होता या शत्रु राशि का होता या पाप ग्रहों से युक्त होता तो सासू से विचारधारा नहीं मिलती। इसी प्रकार से सुसर 9th हाउस, भरत की कुंडली से 9th हाउस पिता है और वधू की कुंडली से पति का पिता वो भी वृष राशि है। दोनों ही दृष्टि से वृष राशि है, इसलिए इस वधू की पिता ससुर से बहुत ही अच्छी विचारधारा मिलेगी। ये अपने ससुर की बहुत ही सेवा चाकरी करेगी और प्रसन्नचित रखेगी। इसके से भी महत्वपूर्ण है ससुर से अधिक देवर और देवरानी। वर की कुंडली में 3rd हाउस छोटा भाई है, छोटी भाई बहन है और ये भाई बहन ही देवर और ननद का रोल अदा करते हैं। वधू की कुंडली में पति का 7th हाउस पति है और पति से 3रा हाउस छोटा भाई बहन या देवर देवरानी या ननद है, जहां पर गुरु विराजमान हैं, शुक्र हैं, जिससे इनसे भी इनकी विचारधारा बहुत ही अच्छी मिलती रहेगी। इतने ये 11 बिंदु मिलान करने पर हम बड़े निश्चिंत होकर कहते हैं कि ये कुंडली मिलान सबसे श्रेष्ठ मिलान है, जो वर वधू के जीवन पर्यंत के लिए सुखदायी लाभकारी है। यदि इन बिंदुओं पर विचार नहीं किया जाता है और अनेक प्रकार की यदि त्रुटि रह जाती हैं तो वह दाम्पत्य जीवन बहुत ही कष्टमय पीड़ा युक्त रहता है। यदि आप बार बार इन बिंदुओं पर विचार करेंगे और इन बिंदुओं के तथ्यों पर कुंडली का मिलान करेंगे तो वर वधू का कल्याण होगा, उनकी आत्मा आपको आशीर्वाद देंगी और आपका भी कल्याण होगा। इसी भाव के साथ में कल्याणम अस्तु।